So dear students, welcome in this classroom. So as you know that we are discussing this biodiversity. हमने इस पर 2-3 लेक्चर दे दिए हैं पहले से. तो इसमें हमने पहले इंट्रोडक्शन दे दिया बायोडाइवर्सिटी पर. फर्स्ट जो लेक्चर था दैट वाज इंट्रोडक्शन. तो इंट्रोडक्शन के बाद हमने इसमें पढ़ा टाइप्स ऑफ या डिफिनीशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. तो उसके बाद मैंने टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी मैंने बताया टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी. तो उसके बाद हमने पढ़ा पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी. तो उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है दैट इज कॉल्ड एज या पैटर्न्स में हमने पढ़ा वो लैटिट्यूडनल पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी हमने पढ़ लिया. तो उसके बाद हमने पढ़ लिया स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप यानी किस एरिया में ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी या रिच सोर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी या कहाँ पर कम होता है. या पैटर्न में भी हमने बताया कि जो इक्वेटर होता है इक्वेटर पर बायोडाइवर्सिटी के एतबार से दैट इज़ रिच सोर्स. तो अगर हम इक्वेटर से आगे जाएंगे टुवर्ड्स पोल्स जो बायोडाइवर्सिटी है या स्पीशीज जो है ये डिक्लाइन की तरफ जा रही है, वहाँ पर कम बायोडाइवर्सिटी होती है. तो ये हमने ऑलरेडी कंप्लीट किए हैं. तो आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. यानी जो बायोडाइवर्सिटी क्या इसका रोल हमारी ज़िंदगी में है या कौन सा रोल ये प्ले करते हैं इन आवर लाइफ या इन आवर इकोसिस्टम, या इनका रोल है या नहीं है. तो ये इसको हम कहते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. तो इसमें ये लेक्चर है इसको मैंने डिवाइड किया है 3 सब हेडिंग्स पर. पहले तो हम जनरली इम्पॉर्टेंस बताएंगे. फर्स्ट जनरली इम्पॉर्टेंस बताएंगे इसका रोल क्या है बायोडाइवर्सिटी का. सेकंड इसमें हम पढ़ेंगे जो एक इकोलॉजिस्ट था दैट इज़ कॉल्ड एज डेविड. एक इकोलॉजिस्ट था दैट इज़ कॉल्ड एज डेविड टिलमैन. तो उसने भी एक एक्सपेरिमेंट किया, ये भी हम इसमें डिस्कस करेंगे. और एक इकोलॉजिस्ट इसमें आता है जिसने भी इस बायोडाइवर्सिटी में बहुत ही रोल प्ले किया है. उसका नाम है दैट इज़ कॉल्ड एज यानी सेकंड इसमें आता है. हाँ बताओ क्या बात है, आजा हैं पास करें. यानी यहाँ पर मैंने बताया कि जो एक साइंटिस्ट है दैट इज़ कॉल्ड एज डेविड टिलमैन. तो सेकंड इसमें आता है पॉल एलरिक. ये और एक साइंटिस्ट इसका भी एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ना है. तो ये तीनों के पढ़ेंगे तो इससे हमें पता चलेगा जो बायोडाइवर्सिटी है इसका रोल क्या है या इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है. तो पहले अगर जनरली हम कहेंगे जो बायोडाइवर्सिटी है जनरल में अगर कहेंगे इसका रोल क्या है तो फर्स्ट इज दैट दे मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, है ना. इकोलॉजिकल बैलेंस मान लो अगर हम एक इकोसिस्टम ले लेंगे तो इस इकोसिस्टम में देयर आर डिफरेंट स्पीशीज़. तो ये डिफरेंट स्पीशीज़ जो है ये इस इकोसिस्टम में इकोलॉजिकल बैलेंस यानी अगर आपने पढ़ा होगा ये फूड चेन तो उसमें भी अगर कोई भी स्पीशीज़ हम उससे बाहर निकालेंगे इकोसिस्टम से तो यहाँ पर डिस्टर्ब होगा सब कुछ. तो इस एतबार से मैं कहता हूँ कि यहाँ पर ये इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करते हैं. या सेकंड दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर इकोसिस्टम, क्योंकि हम जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा हो वहाँ पर क्या होगा प्रोडक्टिविटी विल बी मोर. सेकंड थिंग आप लिखो जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा हो यानी द प्लेस वेयर देयर इज़ मोर एंड मोर बायोडाइवर्सिटी या दैट इज़ रिच सोर्स ऑफ दिस बायोडाइवर्सिटी. तो वहाँ पर जो प्रोडक्टिविटी वो मोर होगी. क्योंकि प्रोडक्टिव एडवांस यहाँ हम लेते हैं जो जब फोटोसिंथेसिस होती है तो फोटोसिंथेसिस में फूड मटेरियल बनता है, बायोमास बनता है. तो जब हम लेते हैं बायोमास की बात तो जब स्पीशीज़ ज़्यादा होंगे इस इकोसिस्टम में तो इसका मतलब ये है यहाँ पर प्रोडक्टिविटी हो या बायोमास हो वो मोर एंड मोर होगा. तो ये एक थिंग है
ये प्रोडक्टिविटी के एतबार से यहाँ पर रिच सोर्स हो बायोडाइवर्सिटी का, वहाँ पर प्रोडक्टिविटी मोर एंड मोर होगा। तो अब ये 2 एक्सपेरिमेंट्स हम यहाँ ले लेंगे, या सेकंड थिंग मैं कहूँ, जहाँ पर रिच बायोडाइवर्सिटी हो तो वहाँ पर वो इकोसिस्टम जो वो स्टेबल होगा। आप ये लिखो, रिच द बायोडाइवर्सिटी मोर स्टेबल विल बी इकोसिस्टम, मोर स्टेबल विल बी इकोसिस्टम। यानी जिस इकोसिस्टम में बायोडाइवर्सिटी रिच होगी, वहाँ बहुत ज़्यादा स्पीशीज होंगे, तो ऑटोमेटिकली दैट विल बी मोर स्टेबल। मोर स्टेबल क्या हम कहेंगे बात, देयर विल बी मोर एंड मोर प्रोडक्टिविटी, तो वह मोर स्टेबल होगा, तो दैट विल गेट, और हम अदर एतबार से कहेंगे कि वहाँ पर जो इकोसिस्टम है वो मोर एंड मोर सस्टेनेबल होगा या सस्टेनेबल करेगा, तो उसको कहेंगे मोर स्टेबल इकोसिस्टम। तो अब यहाँ पर हम 2 एक्सपेरिमेंट्स ले लेंगे यहाँ पर। एक तो डेविड टिलमेन का, तो डेविड टिलमेन ने एक एक्सपेरिमेंट किया, दैट इज कॉल्ड एज लॉन्ग टर्म, आप लिखो लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट, लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पर इसने क्या किया, इसने यहाँ पर आउटडोर प्लॉट ले लिया। यहाँ पर जो ये साइंटिस्ट था डेविड टिलमेन, तो इसने क्या किया, इसने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया, लॉन्ग एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पर इसने आउटडोर प्लॉट लिया, मान लो ये बहुत बड़ा प्लॉट या इकोसिस्टम ले लिया, तो उस पर इसने एक्सपेरिमेंट किया। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट जब इसने किया, यहाँ पर क्या देखा उसने देखा वो प्लॉट्स, यानी वो प्लॉट्स जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, या वहाँ पर दैट इज़ रिच सोर्स फॉर बायोडाइवर्सिटी, तो वहाँ पर क्या होगा, देयर विल बी लेस वेरिएशन। आप ये पॉइंट लिखो, देयर विल बी लेस वेरिएशन ईयर टू ईयर प्रोडक्टिविटी, ईयर टू ईयर प्रोडक्टिविटी। पहले मैं समझाऊं आपको, ये जो इकोसिस्टम होता है, इस इकोसिस्टम में अगर बायोडाइवर्सिटी या नंबर ऑफ स्पीशीज इसमें कम होंगे, तो यहाँ पर जो प्रोडक्टिविटी होगी वो वेरी करेगी, है ना। मतलब मान लो यहाँ पर कम होगी, अगर हम ये इकोसिस्टम ले लेंगे, यहाँ पर रिच बायोडाइवर्सिटी है, रिच सोर्स बायोडाइवर्सिटी के सोर्स के मुताबिक, तो यहाँ पर वेरिएशंस या फ्लक्चुएशंस जो प्रोडक्टिविटी में हो वो बहुत कम होगा, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा स्पीशीज यहाँ पर पाई जाएंगे तो प्रोडक्टिविटी विल बी मोर एंड मोर, तो यहाँ वेरिएशंस कम होंगे। तो उसने देख लिया द प्लॉट्स, आप ये पॉइंट नोट करो, द प्लॉट्स वेयर देयर इज मोर एंड मोर बायोडाइवर्सिटी, the plots where there is more and more biodiversity, there will be less variation year to year productivity, there will be less variation year to year productivity। तो इसे हम कहते हैं लॉन्ग टर्म, यानी कि इसे बहुत टाइम इसमें दे दिया और फिर देख लिया कि ये प्रोडक्टिविटी है, क्योंकि एक इकोसिस्टम का सस्टेन होना या ना होना ये प्रोडक्टिविटी पर डिपेंड करता है। अगर एक इकोसिस्टम में प्रोडक्टिविटी मोर एंड मोर होगी तो वो बहुत ज़्यादा सस्टेन करेगा, तो उसमें जितने ज़्यादा स्पीशीज़ होंगे, या हम कहेंगे अगर वो रिच इन बायोडाइवर्सिटी रिसोर्स होगा, तो वहाँ पर प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी, वहाँ वेरिएशंस कम आएंगे। तो इसको हम कहते हैं, जिसका कॉल्ड एज डेविड टिलमेनस लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर उसने प्लॉट्स लिए, डिफरेंट प्लॉट्स लिए, मान लो इसने 4-5 प्लॉट्स लिए, 5, 6, 7 प्लॉट्स ले लिए। तो यहाँ पर उसने देखा, तो ये मान लो ये प्लॉट नंबर 1, प्लॉट नंबर 2, प्लॉट नंबर 4, तो मान लो इस प्लॉट नंबर 2 में मोर बायोडाइवर्सिटी है, इसमें कम है, 1 में 3 में कम है, 4 में मोर ज़्यादा रिसोर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो इसमें इसने देखा यहाँ 1 और 3 में यहाँ पर वेरिएशन आती है प्रोडक्टिविटी में, या हम कहेंगे वेरिएशन आती है, फ्लक्चुएशंस आती है ईयर टू ईयर
प्रोडक्टिविटी में, एज कम्पेयर ये 2 और 4 जो प्लॉट है, यहाँ पर जो स्पीशीज़ है, स्पीशीज़ का नंबर मोर एंड मोर है, सो प्रोडक्टिविटी का वेरिएशन यहाँ लेस चांसेस है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है इसने। तो यहाँ पर ये हमें वी गेट अंडरस्टैंड दैट ये जो बायोडाइवर्सिटी है जितनी ज़्यादा होगी उतना प्रोडक्टिविटी विल बी मोर एंड मोर एंड देयर विल बी लेस वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी। तो सेकंड जिसे कहते हैं स्टैनफोर्ड, सेकंड जो इकोलॉजिस्ट दैट इज कॉल्ड एज स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट, आप ये देखो स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट नोन एज पॉल एरलिक, EHRLIC, पॉल एरलिक। इसने क्या किया, इसने एक एग्जाम्पल या एक यहाँ पर एक एरोप्लेन या एयरप्लेन हम ले लेंगे, एयरप्लेन, एक एयरप्लेन को इसने कंपेयर किया विद एन इकोसिस्टम। यहाँ पर जब उसने इस पर काम की तो यहाँ पर इसने क्या किया, मान लो एक इकोसिस्टम जो है, ये मान लो ये एक इकोसिस्टम है, तो इस इकोसिस्टम को उसने कंपेयर किया विद एन एरोप्लेन। किसके साथ? एरोप्लेन के साथ। तो मान लो इसने कहा कि ये जो एरोप्लेन है, इस एयरप्लेन जो है, इस एयरप्लेन में थाउजेंड्स ऑफ प्लांट स्पीशीज या थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज इनको टुगेदर किया गया और ये एयरप्लेन बन गया। क्लियर? जिस तरह यहाँ पर एक इकोसिस्टम है, तो इकोसिस्टम हम तभी कहेंगे जब वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी अच्छी हो। तो इसको इसने कंपेयर किया किसके साथ? एयरप्लेन के साथ। इसने कहा ये जो एयरप्लेन है इसमें देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज, तो इन स्पीशीज को टुगेदर किया गया, इकट्ठा क्या कर दिया गया और एक एयरप्लेन बनाया गया। ठीक? तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर जो ये इस जो एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट को कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज, आप देखो ये जो इसने एक्सपेरिमेंट किया, इट इज कॉल्ड एज रिवेट, इट इज कॉल्ड एज रिवेट पॉपर, POPER, it is called as rivet popper hypothesis। आप लिखो, it is called as rivet popper hypothesis। यहाँ पर लिखेंगे ये जो एक्सपेरिमेंट इसने किया पॉल ने, it is called as rivet popper, POPPR popper hypothesis। Hypothesis, rivet means species, rivet means species, अगर ये देखेंगे लिटरल मीनिंग, rivet means species, popper means इनको रिमूव करना है, रिमूव। यानी जो हाँ 2 टर्म्स है, एक तो rivet है, rivet means species, तो popper means to remove them, इनको रिमूव करना है। तो इसी पर उन्हें एक हाइपोथेसिस दैट इज कॉल्ड एज रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। लेकिन यहाँ पर इसने क्या किया, यहाँ पर इसने इकोसिस्टम को, ये जिसका कॉल्ड एज इकोसिस्टम, इसको कंपेयर किया किसके साथ? एयरप्लेन के साथ, एयरप्लेन। तो इसने कहा ये जो एयरप्लेन है इसमें जो इसके पार्ट्स है, विंग्स है, टेल है, बाकी है, हेड है, तो यहाँ पर इसमें थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज को जोड़ा गया तो ये एयरप्लेन बन गया। तो इसको इसने कंपेयर किया इकोसिस्टम के साथ। अब क्या हुआ, ये कह रहे हैं कि मान लो एक वहाँ से इंसान आ गया, इसको ट्रैवल करना है, ट्रैवलर आ गया, तो जब ये इस एयरप्लेन पर पहुँच गया तो यहाँ से उसने एक स्पीशीज यहाँ से रिमूव की, पॉप किया। एंड वन, आप लिखो, वन टूरिस्ट केम and he pops or removes one species from this airplane। एक टूरिस्ट आया, तो एक टूरिस्ट ने क्या किया, तो यहाँ से टेल पर या हेड पर एक स्पीशीज को पॉप किया, रिमूव किया। तो जब ये रिमूव किया, उसको कहा, उसने इसको ले लिया घर हूँ, यानी ही रिमूव्ड a species from this airplane and took it to his home और हर हूँ। तो यहाँ से ये हट गई, तो यहाँ से एक्सटिंक्ट हुई, एक्सटिंक्ट, तो क्योंकि यहाँ से उसने उखाड़ दिया स्पीशीज को, यहाँ से ले लिया इसको, तो ये स्पीशीज यहाँ से एक्सटिंक्ट हुई यहाँ एयरप्लेन से, तो ये इसने कहा ले ली।
लेकिन इनिशियल स्टेज पर मान लो एक अगर आदमी आ गया, उसने यहाँ एक स्पीशीज ले ली, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि एक स्पीशीज ले ली। तो बाद में सेकंड टूरिस्ट आया, फिर थर्ड, इस तरह हंड्रेड्स थाउजेंड्स टूरिस्ट आ गए, तो एक एक करके उन्होंने यहाँ से स्पीशीज को रिमूव करना शुरू कर दिया। तो फाइनली क्या हुआ, जो विंग्स हैं, तो विंग्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एयरप्लेन। अगर विंग्स नहीं होंगे तो ये जहाज़ जो है, प्लेन जो है, नहीं चलेगा। तो यहाँ क्या किया, अब यहाँ पर जो स्पीशीज है, इन स्पीशीज को हम कहते हैं रिवेट, और उनको हम कहते हैं क्रूशल स्पीशीज। दीज आर कॉल्ड एज, आप लिखो, द स्पीशीज ऑन विंग्स आर कॉल्ड एज क्रूशल स्पीशीज। क्रूशल, दीज आर कॉल्ड एज क्रूशल स्पीशीज। अब क्या हुआ, अब टूरिस्ट जब जिन्होंने तेल से भी ले लिया, इस बॉडी के अदर पार्ट से भी स्पीशीज पॉप किए, रिमूव किए, यहाँ तो एक्सीडेंट हुए, अब फाइनली कहाँ पर पहुँच गया, विंग्स पर। अब दीज आर कॉल्ड एज क्रूशल स्पीशीज। अब उन्होंने यहाँ भी इनको उखाड़ना शुरू किया और इनको भी लेना शुरू किया। तो फाइनली जब इनको भी यहाँ ले लिया गया, व्हाट विल हैपन टू एयरप्लेन, इट विल गेट क्रैश। सो जब ये क्रैश हुआ तो यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी नहीं रही, तो ये अब सस्टेन नहीं करेगा। सेम इज द केस विद इकोसिस्टम, सेम इज द केस विद इकोसिस्टम। मान लो इस इकोसिस्टम में देयर आर 1000 स्पीशीज। तो अब यहाँ क्या हुआ, अब यहाँ लोग आने लगे, टूरिस्ट या बाकी कुछ आने लगे, तो उन्होंने एक एक स्पीशीज को यहाँ पॉप करना शुरू किया, एक एक स्पीशीज यहाँ से रिमूव का शुरू किया यहाँ से। तो जो स्पीशीज यहाँ रिमूव हुई, यहाँ तो वो एक्सटेंट हुई। तो एक एक करके अब कुछ स्पीशीज यहाँ क्रूशल स्पीशीज है इस इकोसिस्टम में, उनका होना लाजमी है इस इकोसिस्टम। मान लो दे आर प्लांट्स, फॉर एग्जांपल दे आर प्लांट्स, तो प्लांट्स का होना लाजमी है क्योंकि दे कैरी फोटोसिंथेसिस। तो बाकी स्पीशीज तभी बचेंगे यहाँ पर जब प्लांट्स यहाँ होंगे, जब प्रोड्यूसर्स होंगे। अगर यहाँ पर प्लांट्स है तो फोटोसिंथेसिस होगी, बाकी स्पीशीज यहाँ सस्टेन करेंगे। अगर यहाँ से मान लो बाकी स्पीशीज इनको पॉप कर दिया, अभी प्लांट्स हैं यहाँ पर, बाकी स्पीशीज आ सकते हैं, वो यहाँ सस्टेन कर सकते हैं क्योंकि फोटोसिंथेसिस विल बी देयर। अब आए लोग, उनको ये स्पीशीज भी यहाँ से पॉप किए, यहाँ से भी रिमूव कर दिए। तो ये जो प्रोड्यूसर्स है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोसिस्टम, तो जब यहाँ से रिमूव हुए, यहाँ से एक्सटेंट हुए, तो इस इकोसिस्टम का अब एक्सटेंट होना लाजमी है। तो ये अब इकोसिस्टम कोलैप्स होगा, ये ख़त्म होगा। तो इससे पता चलता है एक्चुअली ये बायोडाइवर्सिटी है, इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सस्टेनिंग एन इकोसिस्टम। तो एक इकोसिस्टम, अगर मान लो और एक एग्जांपल मैं देता हूँ, वेस्टर्न घाट, फॉर एग्जांपल वेस्टर्न घाट, ये दिस इज कॉल्ड एज हॉट स्पॉट फॉर बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पर दिस इज, या हम कहेंगे दिस इज रिच सोर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इंडिया में जो वेस्टर्न घाट है, हिमालय पर वाक़ा है, दैट इज कॉल्ड एज वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट। तो ये रिच सोर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी है। मान लो यहाँ पर एक स्पीशीज है, दैट इज कॉल्ड एज ट्री फ्रॉग स्पीशीज, ट्री फ्रॉग स्पीशीज। ये कहा गया अगर ये तो इकोसिस्टम है यहाँ पर, अगर इस वेस्टर्न घाट से इस ट्री फ्रॉग स्पीशीज को रिमूव कर दिया गया तो ये सारा का सारा डिस्टर्ब होगा इकोसिस्टम। क्योंकि मैंने पहले ही बताया, अगर हम फूड चेन ले लेंगे तो फूड चेन में फर्स्ट कम्स प्रोड्यूसर, देन कंज्यूमर, देन कंज्यूमर, देन कंज्यूमर, या अगर यहाँ ले लेंगे प्रोड्यूसर इंसेक्ट्स, देन फ्रॉग एक्स्ट्रा। तो ये फ्रॉग, अगर ये ट्री फ्रॉग स्पीशीज यहाँ से रिमूव करेंगे तो पहले से फूड चेन डिस्टर्ब होगी। तो इससे क्या होगा, ये इकोसिस्टम जो है ये डिस्टर्ब होगा। सो दैट प्लेज अ वेरी रोल, हालांकि एक स्पीशीज को रिमूव करने से। या और एक एग्जांपल है, ये देखा गया कि पहले यहाँ पर जो एंट्स थे, देयर वर 20,000 स्पीशीज ऑफ एंट्स, यानी अर्थ पर पहले कितने थे, 20,000 स्पीशीज ऑफ एंट्स। तो बाद में अब जब हम देखते हैं, देयर आर ओनली 15,000 स्पीशीज, तो 5,000 स्पीशीज दे गॉट एक्सटेंट। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ये हमने देखना है। अगर इसी तरह ये स्पीशीज एक्सटेंट होते रहे तो हम ये कहेंगे जो इकोसिस्टम है इट विल गेट कोलैप्स। तो यह हम दूसरे एतबार से, क्योंकि जो इकोसिस्टम है इसमें
जो स्पीशीज़ है, हर एक स्पीशीज़ अपना रोल प्ले करता है। तो कुछ स्पीशीज़ इसमें क्रूशल स्पीशीज़ होते हैं जिनका होना लाजमी है इस इकोसिस्टम में। अगर वो भी मान लो ये अगर आपको याद होगा, मैंने पहले भी बताया, बहुत से स्पीशीज़ ऐसे हैं इन थाउजेंड्स, वो हमको देखे बगैर पहले से एक्सटेंट हुए, हमने उनको ना देखा, ना उनके बारे में पढ़ा, ना सुना, वो पहले से। तो क्या उनका हमारे लिए ज़रूरी होना था या नहीं होना था, वी डू नॉट नो। मगर जब इसी तरह ये एक्सटिंक्शन जहाँ होगी इस इकोसिस्टम में या इस अर्थ पर स्पीशीज़ का, तो फाइनली व्हाट विल हैपन हियर, ये बायोडाइवर्सिटी गेट डिक्लाइन, जो इकोसिस्टम है या बायोम है, बायोस्फीयर है, ये सारा का सारा खत्म होगा यहाँ पर। सो आई कैन से दिस बायोडाइवर्सिटी इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एन इकोसिस्टम, और इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू सस्टेन एन इकोसिस्टम। सो जो जिस एरिया में रिच सोर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो होता है, वहाँ पर प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, तो इकोसिस्टम का सस्टेनेबिलिटी जो है वो बहुत अच्छा रहता है। सो दिस इज कॉल्ड एज importance of biodiversity. So I should stop over here. Any question? So I should stop over here. Thank you very much. So dear students, welcome again in this classroom. So as you know that we are discussing this topic that is called as biodiversity. तो इस बायोडाइवर्सिटी में हमने बहुत से सब टॉपिक्स या हेडिंग्स हमने कंप्लीट किए। तो पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी अबाउट बायोडाइवर्सिटी, ये हमने इसमें कंप्लीट किया। तो उसके बाद टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये हमने कंप्लीट किया। तो उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन या पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, पैटर्न्स या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो ये हमने कंप्लीट किया। उसके बाद इम्पॉर्टेंस या रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये भी हमने कंप्लीट किया। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज कॉल्ड एज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये तो आज हमने डिस्कस करना है, पढ़ना है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये हमने पढ़ लिया। तो उसमें मैंने आपको बताया जो बायोडाइवर्सिटी है इट प्लेज वेरी इम्पॉर्टेंट रोल। तो पहले हम ले लेंगे, मैंने उस वक्त बताया आपको, इकोलॉजिकल बैलेंस अगर ले लेंगे या कोई इकोसिस्टम ले लेंगे, तो इस इकोसिस्टम की प्रोडक्शन जो है, यानी कोई भी इकोसिस्टम ले लेंगे, चाहे ग्रासलैंड हो या बाकी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या कोई भी इकोसिस्टम ले लेंगे, तो इस इकोसिस्टम की जो प्रोडक्शन है तो वो इस बायोडाइवर्सिटी पर मुनहसर है, दारोमदार रखता है। जिस इकोसिस्टम में बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा हो या जहाँ पर स्पीशीज़, प्लांट्स, फ्लोरा, फाना हो, वहाँ की प्रोडक्शन बहुत अच्छी है, तो वो इकोसिस्टम जो है वो सस्टेन करता है। तो ये हमने उस वक्त पढ़ा। तो अब यहाँ पर अगर ये बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन हुई, जिसे हम लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी कहते हैं, क्योंकि आज देखते हैं आज जो स्पीशीज़ हैं, तो स्पीशीज़ का नंबर जो है डे बाय डे डिक्रीज़ होता है या डिक्लाइन होता है। सो उसको हम लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। यानी जब स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट होती है, ख़त्म हो जाती है, तो बहुत से स्पीशीज़ ऐसे हैं जो एक्सटिंक्ट हुए हैं, या बहुत से स्पीशीज़ ऐसे दे आर एट थ्रेट फॉर इस एक्सटिंक्शन। अगर हम उनका केयर नहीं करेंगे, तो यहाँ पर आज का टॉपिक जो है इसी पर हम बात करेंगे, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। तो अगर जब बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन हो तो उससे कौन सा इम्पैक्ट पड़ेगा, या जो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है ये किस तरह होता है, व्हाट इज़ द कॉज। पहले मैं बताऊंगा आपको, आपने सुना होगा जो पैसिफिक आइलैंड है, पैसिफिक आइलैंड। तो इस पैसिफिक आइलैंड में कॉलोनाइजेशन हो गई, क्योंकि हम देखते हैं ये ह्यूमन एक्टिविटी जो है, अगर आप देखेंगे काज क्या है, ह्यूमन एक्टिविटी सबसे रिस्पॉन्सिबल है इस लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो जब पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन जो इंक्रीज होती है, तो इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली बायोडाइवर्सिटी पर पड़ता है। तो ये देखा गया जिस वक्त इस पैसिफिक आइलैंड इनकी यहाँ पर कॉलोनाइजेशन या कॉलोनीज बनी या कॉलोनाइजेशन हुई, कॉलोनाइजेशन हम इस तरह लिखेंगे, कॉलोनाइजेशन ऑफ पैसिफिक आइलैंड्स। यहाँ पर देखेंगे हम
कॉलोनाइजेशन ऑफ पैसिफिक आइलैंड्स। तो यहाँ पर जब इस पैसिफिक जो आइलैंड है यहाँ पर जब इंसान की कॉलोनाइजेशन हुई, इंसान की पॉपुलेशन यहाँ पर ज़्यादा हुई, तो इससे क्या हुआ ये देखा गया, इम्पैक्ट वाज ऑन स्पीशीज ऑफ बर्ड्स। तो यहाँ पर देखा गया 2000 नेटिव स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, 2000 जो नेटिव स्पीशीज इसमें रहते थे इस आइलैंड में, दे गॉट एक्सटिंक्ट। सो इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस कॉलोनाइजेशन इन दिस पैसिफिक आइलैंड। या अगर हम और भी देखते हैं, हमारे पास एक डेटा है IUCN रेड लिस्ट 2004। तो IUCN जो है इट स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल, ये मैंने आपको बताया पहले, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। आप लिखो इंटरनेशनल यूनियन फॉर, आप लिखो इंटरनेशनल यूनियन फॉर नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन है। तो उन्होंने 2004 का एक रेड लिस्ट डेटा दिया। तो यहाँ पर लिखते ये हैं फ्रॉम लास्ट 500 ईयर्स, अगर हम जाएंगे फ्रॉम लास्ट 500 ईयर्स, यानी आज से पहले 500 साल, वहाँ से आज तक यहाँ पर बहुत से स्पीशीज ऐसे हैं दे गॉट एक्सटिंक्ट। ये एक डेटा देते हैं 785 स्पीशीज, या 84 सॉरी 784 स्पीशीज जो है दे गॉट एक्सटिंक्ट, 784। तो इसमें क्या है, जब इसमें देखते हैं नंबर ऑफ बर्ड्स या वर्टिब्रेट्स 338, आप लिखो इनमें से 338 वर्टिब्रेट्स आते हैं, या इनमें 339 या 359 इनवर्टिब्रेट्स ये आते हैं। और बाकी जो 87 प्लांट स्पीशीज दे गॉट एक्सटिंक्ट, ये एक्सटिंक्ट हुए हैं, यानी इनका लॉस हुआ, ये गॉट कंप्लीटली एक्सटिंक्ट। तो मिसाल के तौर पर बहुत से एग्जांपल्स है, या एक डोडो एक स्पीशीज़ थी, या एक और स्पीशीज़ क्या उसे बोलते हैं, आप इसका नाम लिखो, स्टीलर सी काउ, एक स्पीशीज़ है यहाँ पर स्टीलर सी काउ, ये एक स्पीशीज़ है। इस तरह से बहुत से, या टाइगर जो है, टाइगर के 3 वैराइटीज़ या 3 सब स्पीशीज़, टाइगर के 3 सब स्पीशीज़ ये भी इसमें आते हैं जो एक्सटिंक्ट हुए हैं। या और एक स्पीशीज़ कागा और एक स्पीशीज़ है कागा, QAGA कागा, ये और एक स्पीशीज़ है जो देखा गया एक्सटिंक्ट हुई हैं। तो इसके अलावा ये जो IUCN और एक डेटा फराहम करता है कि ये इनके मुताबिक देयर आर अबाउट 15,500 स्पीशीज़, यानी जो IUCN है तो इनके मुताबिक 15,500 स्पीशीज़ ऐसे हैं जो दैट आर अंडर द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी अगर उनका हम केयर नहीं करेंगे, उनको कंजर्व करने की नहीं सोचेंगे, स्टेप्स नहीं उठाएंगे, तो ये भी हमारे इस अर्थ से गायब हो जाएंगे। तो या इस तरह हम देखते हैं यहाँ इनका डेटा जो है, ये कह रहे हैं IUCN, तो ये रेट ऑफ एक्सटिंक्शन जो है इट इज़ नाउअडेज वेरी मच फास्ट। ये कह रहे हैं कि आज तो 100,000 टाइम्स मोर एक्सटिंक्शन होती है। और पहले जाएंगे, आज से 100 साल 200 साल जाएंगे तो एक्सटिंक्ट होते थे
कभी कभी नेचुरल कैटस्ट्रॉफ आता था, उससे भी एक्सटिंक्ट होते थे, लेकिन बहुत ही कम था। हालांकि ये देखा गया कि टिल डेट इस अर्थ पर 5 एपिसोड्स ऐसे हुए हैं, 5 एपिसोड्स ऐसे हुए हैं जिनमें मैस एक्सटिंक्शन हुई है। आपने सुना होगा जो डायनासोर्स है, एक वक्त वो यहाँ पर राज करते थे, क्या करते थे इस अर्थ में, तो उसके बाद एक एपिसोड हुआ, कहा गया मीटर्स की वजह से जो यहाँ हिट हुए तो इनकी वजह से वो ख़त्म हो गए। इसी तरह और ऐसे एपिसोड्स हुए जिनमें मैस एक्सटिंक्शन हुई है स्पीशीज़ की या फ्लोरा फाना की, मगर वो बहुत कम होता है। लेकिन ये देखा गया ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से आज जो रेट ऑफ एक्सटिंक्शन है दैट इज़ वेरी मच फास्टर, 100,000 टाइम्स। ये डाटा देते हैं। तो यहाँ पर ये कहते हैं, ये जो मैंने यहाँ का डेटा यहाँ दिया कौन, 15,500 स्पीशीज़ जो है, इनमें ये कहते हैं कि 12% इसमें आते हैं बर्ड्स। आप लिखो 12% बर्ड्स, 12% बर्ड्स, 23% मैमल्स, 23% मैमल्स, और क्या आते हैं 32% एम्फीबियंस, एम्फीबियंस 32% इसमें एम्फीबियंस आते हैं, और 31% इसमें जिम्नोस्पर्म्स आते हैं। 31% जो है दे आर जिम्नोस्पर्म्स, यानी 12% बर्ड्स, यानी कि जो ये टोटल यहाँ दिया गया क्या 15,500 स्पीशीज़, ये जो IUCN ये क्या है उनका ये डेटा है कि दे आर अंडर थ्रेट। तो उनमें इनको जो एनालाइज की, तो यहाँ पर ये देखते हैं इनमें इस तादाद में 12% जो बर्ड्स आते हैं दे आर अंडर थ्रेट, 23% मैमल्स आते हैं दे आर अंडर थ्रेट, 32% एम्फीबियंस आते हैं, और इसमें 31% जिम्नोस्पर्म्स जो आते हैं। अगर हम उनका केयर नहीं करेंगे तो एक टाइम आएगा जब ये यहाँ से गायब हो जाएंगे। तो हमने इनका केयर करना है। ये एक डेटा उन्होंने दिया है IUCNA। तो उसके बाद यहाँ पर आप देखते हैं जो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होती है, तो पहले मैं यहाँ बताऊँ आपको, ये लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी अगर देखेंगे यहाँ पर तो क्या प्रॉब्लम्स होगा। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस आर देयर। तो पहले यहाँ मैं कहूँ क्या होगा लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी से, तो पहले यहाँ होगा डिक्रीज इन प्रोडक्शन, डिक्रीज इन प्रोडक्शन। जो प्लांट्स से प्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिक मैटर फॉर ह्यूमन बींग्स या फॉर एनिमल्स, तो ये प्रोडक्शन डिक्रीज होगी। और सेकंड थिंग जो रेजिस्टेंस है टू वेरी मच हम कहेंगे हार्ड फैक्टर्स, दैट इज कॉल्ड एज ड्राउट हम कहेंगे, हाई टेम्परेचर हम कहेंगे, तो ये रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगी इससे। तो यहाँ पर क्या होगा, और इंक्रीज इन डिजीज रिस्क, इंक्रीज इन डिजीज रिस्क्स ये होगा यहाँ पर। या और भी प्रॉब्लम वाटर यूज़, सो ये होंगे। अगर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होगी तो ये प्रॉब्लम्स होंगे यहाँ पर हमें इस अर्थ पर। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे व्हाट इज़ द काज। यहाँ पर हमने देख लिया है, ये जो IUCN या इसने डेटा दिया है। अब तो हम लिखेंगे यहाँ पर काज, व्हाट इज़ द काज। इन्हें आप लिखो काज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सो कुछ काजेज हैं या कुछ रीजंस है, रेस्पॉन्स, दे आर रेस्पॉन्स बाय कुछ फैक्टर्स है विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर। तो पहले अगर मैं आपसे ये बताऊंगा कि जो काज है दैट इज द ह्यूमन एक्टिविटीज, आप लिखो द प्राइमरी काज फॉर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज ह्यूमन एक्टिविटीज। यानी प्राइमरी काज जो है दैट इज ह्यूमन एक्टिविटीज़, क्योंकि जब ह्यूमन एक्टिविटीज़ हम देखें दे आर अगेंस्ट आवर इकोसिस्टम, तो जाहिर सी बात है जब प्लांट्स हम कट करेंगे, कटिंग ऑफ ट्रीज करेंगे
या पोल्यूशन की वजह से या और एक्टिविटीज़ है, तो इनकी वजह से ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये लॉस होती है। तो जो फैक्टर्स है यहाँ पर नंबर 1 दैट इज कॉल्ड एज क्या होता है ह्यूमन एक्टिविटी से, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होते हैं कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है विद द हेल्प ऑफ दिस ह्यूमन्स, so that is responsible for loss of biodiversity. So first is called as the destruction of habitat and fragmentation. ये पहला काज है। फर्स्ट इज हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, या आप डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप हैबिटेट डिस्ट्रक्शन लिखो या डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट लिखो। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो ह्यूमन्स जो है, ह्यूमन्स हम डिपेंड करते हैं बायोडाइवर्सिटी पर, चाहे प्लांट्स देखें एनिमल्स, फॉर प्रोडक्शन। लेकिन कुछ एक्टिविटीज़ ऐसे हुए जिनकी वजह से मानो कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हुई, इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई, एक पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट जो फॉरेस्ट्स हैं, तो उस फॉरेस्ट्स को हमने क्लियर कर दिया, प्लांट्स हमने कट किए यहाँ पर, तो इस फॉरेस्ट लैंड को हमने कन्वर्ट किया ग्रास लैंड में, यानी आप लिखो कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड इनटू ग्रास लैंड, ये एक पॉइंट है। आप लिखो कन्वर्जन ऑफ, आप लिखो इस तरह कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड इनटू ग्रास लैंड। क्यों? फॉर बीफ कैटल, यानी वो कैटल जिनसे हम गोश्त हासिल करते हैं, मिल्क हासिल करते हैं या और भी, तो उनको उनकी ग्रेजिंग के लिए, उनको पालने के लिए हम इस फॉरेस्ट लैंड को क्या करते हैं, क्लियर करते हैं और उसको ग्रास लैंड बनाते हैं। एक नंबर 1। नंबर 2, जो ये फॉरेस्ट लैंड इसको हम कट करते हैं फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस, यानी कन्वर्जन ऑफ, आप लिखो कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड इनटू एग्रीकल्चरल लैंड। अगर हम देखेंगे ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स हैं, आप लिखो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स, और हैं अमेज़ॉन में लिखेंगे अमेज़ॉन फॉरेस्ट्स या हम कहेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स। तो यहाँ पर दैट वाज कॉल्ड एज लंग ऑफ द प्लैनेट्स। आप लिखो द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स आर कॉल्ड एज लंग्स ऑफ द प्लैनेट। जो अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन तो जो हाँ बहुत ही रिच फॉरेस्ट है, देयर आर मिलियंस ऑफ स्पीशीज आर देयर, तो इट इज कॉल्ड एज लंग्स ऑफ प्लैनेट, क्योंकि यहाँ पर मिलियंस ऑफ स्पीशीज है, तो यहाँ प्रोडक्शन बहुत होगी, इकोसिस्टम बहुत ही अच्छा सस्टेन करेगा। तो वो हमने कन्वर्ट कर दिया है किसमें, एग्रीकल्चरल लैंड में। तो एक यहाँ पर फॉर व्हाट पर्पज, सोयाबीन, ये आप देखा गया सोयाबीन जो है इसको कल्टीवेट करने के लिए, किसको, सोयाबीन, जैसे तो सोयाबीन को कल्टीवेट करने के लिए हमने फॉरेस्ट लैंड को क्लियर किया और उसको कन्वर्ट किया किसमें, एग्रीकल्चरल लैंड। तो जाहिर सी बात है, या और एक डेटा मैं दे दूँ, तो पहले देयर वायर अबाउट 14% टोटल फॉरेस्ट लैंड, जो अर्थ हमारी है, तो इसमें क्या था, 14% इट वाज कवर्ड बाय फॉरेस्ट्स। पहले क्या था, जो ये अर्थ हमारी है, तो इसमें 14% टोटल एरिया दैट वाज कवर्ड बाय फॉरेस्ट्स। लेकिन ड्यू टू दिस कन्वर्जन ऑफ लैंड इनटू ग्रास लैंड, ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ दिस लैंड इनटू एग्रीकल्चर लैंड, तो अब ये बढ़ता रहा ओनली 6%। तो पहले क्या था 14%, अब तो क्लियर करने की वजह से, कन्वर्जन की वजह से ये अब क्या बचते खत्म होता अब तो ओनली देयर इज 5% टोटल लैंड। तो 8% वो गई हमारी हाथों से इस फॉरेस्ट लैंड से। तो जब ये फॉरेस्ट है, इस फॉरेस्ट को हमने क्लियर किया, ये दैट वाज द हैबिटेट, हम अगर कहेंगे, क्योंकि यहाँ डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट है, तो हैबिटेट क्या है, हैबिटेट इज द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स, इट्स लाइफ।
तो जो वाइल्ड लाइफ है ये कहाँ पर रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, तो उनका ये हैबिटेट है। एक काम हमने क्या किया, इसको हमने क्लियर कर दिया, कट किया, तो इससे क्या हुआ, उनका हैबिटेट जो है डिस्ट्रॉय हुआ कंप्लीटली। जब हैबिटेट ही डिस्ट्रॉय हुई, कहाँ जाएंगे? तो ज़रूर जाहिर सी बात है, जब उनको फूड नहीं मिलेगी, जब उनको हैबिटेट नहीं मिलेगा, घर नहीं मिलेगा, तो ये ख़त्म हो जाएंगे। तो ये दिस फर्स्ट कार। सेकंड मैंने कहा है फ्रैगमेंटेशन। तो हमने मान लो ये फॉरेस्ट लैंड है, यहाँ पर हमने इसको यहाँ पर कट किया, यहाँ पर कट किया, यहाँ तो हमने इसको कन्वर्ट किया, फ्रैगमेंटेशन की। तो जो बड़ा हैबिटेट था उसको हमने कन्वर्ट किया इनटू स्मॉलर हैबिटेट्स, जिसे हम कहते हैं माइक्रो हैबिटेट, दैट इज कॉल्ड एज माइक्रो हैबिटेट। एक तो बहुत बड़ा हैबिटेट था जिसमें सारे के सारे वाइल्ड लाइफ रहते थे, तो अब हमने बड़ा हैबिटेट जो है इसको हमने फ्रैगमेंट किया। फ्रैगमेंटेशन मीन्स इसको डिफरेंट पार्ट्स में कन्वर्ट किया बिकॉज ऑफ दिस कटिंग ऑफ ट्रीज, क्लियरिंग ऑफ ट्रीज, तो दैट इज कॉल्ड एज माइक्रो हैबिटेट। सो दिस प्रोसेस कॉल्ड एज फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन क्या होती है, हम अगर बहुत बड़ा पार्ट हो इसको हम डिवाइड करेंगे इनटू डिफरेंट फ्रैगमेंट्स। तो इससे भी जो लाइफ थी, बायोडाइवर्सिटी थी, तो उनका हैबिटेट ख़त्म हुआ, उनको फूड, उनका रहन सहन, ये सब ख़त्म हुआ, तो जिसकी वजह से ये ख़त्म हुए या एक्सटेंट ये यहाँ पर हुए। सो दिस इज कॉल्ड एज डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट एंड फ्रैगमेंटेशन। सो ये बहुत ही बड़ा फैक्टर है या एक्टिविटी है या रीज़न है फॉर दिस लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सेकंड क्या है, सेकंड थिंग इज दैट इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन। सेकंड कारण या फैक्टर दैट इज कॉल्ड एज ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, देखो ये हमारा इकोसिस्टम है, तो इसमें प्लांट्स है, इसमें एनिमल्स है, इसमें बाकी ऑर्गेनिजम्स है, वे आर इंटरडिपेंडेंट। तो क्या होता है यहाँ पर, वी डिपेंड दिस ऑन दिस इकोसिस्टम फॉर फूड मटेरियल। हमें फूड की ज़रूरत है, हमें शेल्टर की ज़रूरत है, या बाकी चीज़ों की ज़रूरत है, तो ये हम कहाँ से हासिल करते हैं, इकोसिस्टम से। तो ये नीड है, दैट इज कॉल्ड एज नीड। आवर नीड इज फूड, वी ऑब्टेन इट फ्रॉम आवर इकोसिस्टम। आवर नीड इज शेल्टर, वी नीड फ्रॉम। अब ये नीड जो है ये कन्वर्ट हुई ग्रीड में। जो नीड हमारी थी इट गॉट कन्वर्टेड इनटू ग्रीड। जब नीड कन्वर्टेड किसमें, ग्रीड में, तो इट रिजल्टेड ओवर एक्सप्लॉयटेशन। मेरी पहले लैंड थी मान लो एक कनाल, तो इस एक कनाल से मैं फूड हासिल करता था, शेल्टर भी के तौर पर इस्तेमाल करता था। अब मैं ग्रीडी बन गया, तो ग्रीडी जब बन गया मैं, तो मैंने क्या किया, मैंने जो यहाँ पर लैंड जो थी प्लांट्स काट किए उसको कन्वर्ट किया एग्रीकल्चरल लैंड में, उसको कन्वर्ट किया ग्रास लैंड में। तो ये दिस कॉल्ड एज ग्रीडिंग। जब नीड किस में कन्वर्ट हुई, ग्रीडिंग में, दैट रिजल्ट्स ओवर एक्सप्लॉयटेशन। तो इससे मोर एंड मोर प्लांट्स कट हो जाएंगे, तो जिसकी वजह से हैबिटेट ख़त्म होगा, तो जिसकी वजह से जो स्पीशीज़ है दे विल गेट एक्स, दैट इज कॉल्ड एज ओवर एक्सप्लॉयटेशन। यानी यूज से ज़्यादा इस्तेमाल करना, यूज से ज़्यादा इस्तेमाल करना, इट इज कॉल्ड एज ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ये दूसरा फैक्टर है। तीसरा फैक्टर या काज जो है दैट इज कॉल्ड एज इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीशीज, या एनसीईआरटी में लिखा गया एलियन स्पीशीज इन्वेजन, एलियन स्पीशीज इन्वेजन्स। आपकी एनसीईआरटी में ये दिया गया है एलियन स्पीशीज इन्वेजन्स। मान लो यहाँ पर ले लेंगे, ये हैबिटेट है यहाँ पर, या यह कोई एरिया है, तो इसमें जो स्पीशीज रहते हैं इनको हम नेटिव स्पीशीज कहेंगे। दे आर कॉल्ड एज नेटिव स्पीशीज आर इंडिजीनियस, इंडिजीनियस स्पीशीज, तो जो वहाँ रहते हैं। अब क्या हुआ, हमने दूसरे हैबिटेट से, मान लो ये हैबिटेट ए है, ये हैबिटेट बी है, तो ए हैबिटेट से हमने कुछ प्लांट्स लाए, कुछ एनिमल्स लाए, तो इनको इंट्रोड्यूस किया किसमें, इस बी हैबिटेट में, दैट इज कॉल्ड एज इन्वेजन, दैट इज कॉल्ड एज इन्वेजन। तो जब ये स्पीशीज, मान लो सी स्पीशीज, डी स्पीशीज, ये आ गई इसमें, तो इनकी वजह से यहाँ इंटरफेयर हुए ये स्पीशीज। तो जब ये, तो इन पर यहाँ पर ये डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो ये इनका ख़त्म करने में रोल प्ले करेंगे, ये इनको डिस्टर्ब करेंगे, दैट विल काज एक्सटिंक्शन ऑफ नेटिव स्पीशीज।
हम कहेंगे एलियन स्पीशीज इन्वेजन रिजल्ट्स एक्सटिंक्शन ऑफ नेटिव स्पीशीज। आप लिखो एलियन स्पीशीज काज एक्सटिंक्शन ऑफ नेटिव स्पीशीज, जो यहाँ के अपने रहने वाले स्पीशीज से या बाहर से कोई स्पीशीज आ गए। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेंगे एक एग्जाम्पल, नाइल पर्च। ये एक एनिमल है, स्पीशीज है, NILE, नाइल पर्च, PRCH। ये एक स्पीशीज है। तो इस स्पीशीज को एक जो ईस्ट अफ्रीका में एक लेक है, आप इस तरह लिखो, यानी जो नाइल, यहाँ पर आप लिखो जो नाइल है, ये सॉरी जो ईस्ट अफ्रीका वहां पर एक लेक है, दैट लेक दैट इज कॉल्ड एज, इसे हम क्या कहेंगे, विक्टोरिया लेक। ईस्ट अफ्रीका में एक लेक है, दैट लेक इज कॉल्ड एज विक्टोरिया लेक। तो इसमें ये नील पर्च जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया। जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया तो इसकी वजह से जो वहाँ के नेटिव स्पीशीज थे दे गॉट एक्सटिंक्ट, दे गॉट। सेकंड एग्जांपल जो कैरेट ग्रास, कैरेट ग्रास जो है, सो दिस कैरेट ग्रास कॉल्ड एज पार्थीनियम, कॉल्ड एज ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है नीट में, इट इज कॉल्ड एज पार्थीनियम। ये आ सकता है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ दिस कैरेट ग्रास, इट इज कॉल्ड एज पार्थीनियम। तो ये पार्थीनियम जो इट एक्ट्स एज वीड, दिस एक्ट्स एज वीड। या और एक स्पीशीज है लेंटेना, ये आपके NCERT में दिए गए हैं, लेंटेना। ये और एक स्पीशीज है लेंटेना। तो यहां पर क्या हुआ, दे रिजल्टेड द एक्सटिंक्शन ऑफ नेटिव स्पीशीज। यहां पर देखा गया जो अभी मैंने बताया जो विक्टोरिया लेक है, जब इसमें नेल पर्च में इंट्रोड्यूस की गई, यहां पर देखा गया 200 नेटिव स्पीशीज ऑफ फिश, जो इस लेक में अपने स्पीशीज थे फिश के। तो इनके कितने 200 स्पीशीज यहां पर एक्सटेंड हुए। सो दिस कॉल्ड एज एलियन स्पीशीज इन्वेजन। यानी जब भी कोई स्पीशीज, यहाँ इस तरह लेंगे, आपका गांव है, आपके गांव में आप तो रहते हैं, अपने अंदाज से रहते हैं, अब दूसरे गांव से कोई आ गया, वो आपके गांव में रहेगा, तो वो आपकी इस्तेमाल जो रिसोर्स है वो इस्तेमाल करेगा, मतलब वाटर इस्तेमाल करेगा, आपकी लैंड वो इस्तेमाल करेगा। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी इकॉनमी पर या बहुत से इसमें इफेक्ट हो जाएगी। तो इसी तरह यहाँ पर क्या होता है, जब दूसरे हैबिटेट से कुछ ऐसे स्पीशीज जो बहुत ही खतरनाक होते हैं, तो ये इन्वेटिव जो यहाँ पर नेटिव स्पीशीज होते हैं उनको वो एक्सटिंक्ट करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज एलियन स्पीशीज इन्वेजन, दैट इज कॉल्ड एज एलियन स्पीशीज। तो लास्ट वन दैट इज कॉल्ड एज को एक्सटिंक्शन। लास्ट काज जो है दैट इज कॉल्ड एज को एक्सटिंक्शन। आइए दैट इज कॉल्ड एज को extinction. So this is the last cause as far as your NCERT is concerned. तो co-extinction में क्या होता है, मान लो ये एक सिस्टम है, इसमें स्पीशीज A है और स्पीशीज B है। तो A स्पीशीज B को अटैक करेगी, लेकिन ये A स्पीशीज जो है ये डिपेंड करती है B स्पीशीज फॉर फूड मटेरियल, फॉर शाद या समथिंग एल्स। अगर इसने इसको इस तरह एक्सप्लॉइट किया, इसको ख़त्म किया, तो ये एक्सटेंड हो गई, बी स्पीशीज क्या हो गई, एक्सटेंड। जब ये एक्सटेंड हुई तो इसको फूड कहाँ से आएगा, ये भी खत्म हुआ ना। तो जब ये एक्सटेंड हुई ऑटोमेटिकली स्पीशीज ए भी एक्सटेंड हो जाएगी। जब एक स्पीशीज जिस पर और एक स्पीशीज डिपेंड होती है, तो वो इस स्पीशीज को इस तरह इस्तेमाल करेगी, एक्सप्लॉइट करेगी, और यूज़ करेगी, तो उसके बाद ये एक्सटेंड हो गई। तो उस एक्सटिंक्शन के होने से ये जो पहली स्पीशीज है ये भी एक्सटेंड होती है। सो दैट इज कॉल्ड एज को-एक्सटिंक्शन, इसे हम कहते हैं। यानी जब एक स्पीशीज को दूसरी स्पीशीज पर अटैक करेगी, उसको ख़त्म करेगी फॉर फूड मटेरियल, तो जाहिर सी बात है जो पहली स्पीशीज है ये भी ऑटोमेटिकली एक्सटिंक्ट होती है, जिस कॉल्ड एज, है ना, जिस तरह हम देखते हैं पैरासाइट्स
तो पैरासाइट जो है, मान लो वायरस ले लेंगे, वायरस बैक्टीरिया पर अटैक करता है, जब बैक्टीरिया खत्म हुआ तो उसका हैबिटेट खत्म हुआ है ना, तो उसकी वजह से वो भी एक्सटेंट होगा, दैट इज कॉल्ड एज को एक्सटिंक्शन. सो ये दिस कॉल्ड एज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. सो आई थिंक क्योंकि टाइम भी कंप्लीट हुआ. एनी क्वेश्चन, एनी कन्फ्यूजन? सो दिस ऑल अबाउट लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. थैंक यू वेरी मच.